धन्यवाद प्यारे भैया बहनों। आज हम आप सबको कक्षा 10वीं के भैया बहनों को सामाजिक विषय के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आप सबकी समझ में आए। हमने उसका नोट्स भी डाल दिया है जो आपको लिखना है, परंतु उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। यहाँ भारत में राष्ट्रवाद की बात आई है तो भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, पहले ये समझिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब है परिवर्तन। राष्ट्रवाद की भाषा जो है वो परिवर्तन की भाषा है। राष्ट्रवाद परिवर्तन की भाषा है। पहले से जो पुरानी परंपराएं व्यवस्थाएं किसी समाज में चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं को और उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए समाज के लोग ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनमें जो दोष हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। भारत ही नहीं, भारत से पूर्व अनेक देशों में ऐसा पहले हो चुका है। फ्रांस और आपका इजराइल, रूस इत्यादि ऐसे देश हैं जिनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और राष्ट्रवाद की भावना के विकास के परिणाम स्वरूप उस देश के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में अनेकानेक परिवर्तन दिखाई दिए। इन्हीं परिवर्तनों की श्रृंखला में हम भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार पनपा, फला फूला और उससे भारत को क्या फायदा हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत लंबे समय तक मुगलों की दास्ता में रहा। उसके बाद मुगलों की दास्ता के बाद यह ब्रिटिश चंगुल में अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, हमारे देश की अकूत धन संपत्ति को लूटा, अपना व्यवसाय चमकाया, खुद बड़े हुए और हमारे देश को भीतर ही भीतर खोखला बना दिया। परिणाम ये हुआ कि जो सामाजिक चेतना पैदा हुई, सामाजिक चेतना पैदा होने का कारण क्या था? अंग्रेजों का अत्याचार। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण भारत के प्रत्येक समाज का, वर्ग का व्यक्ति जो था वो बहुत क्षुब्ध था। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। इनके जितने उद्यम थे वो सारे के सारे बंद हो गए थे। सारा काम मशीनों से होने लगा था। अंग्रेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि करवाते थे और मनचाहे दामों पर वो फसल को खरीदते थे। भारत की जनता अपनी ही जमीन पर अपनी ही इच्छा के अनुसार कृषि कार्य नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार जो कारीगर थे उनकी कारीगरी छीन ली गई। जो लौह कर्म से जुड़े थे, जो चमड़ा व्यवसायी थे, चमड़े का काम करते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति था वो अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित था। फिर क्या हुआ? अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही सही, ये सभी लोग आपस में एकता के सूत्र में बंधे एक सामाजिक ताना बाना बना जिसने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का मन बनाया। और इसके लिए यह आवश्यक हो गया था
कि इस औपनिवेशिक साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। इजरायल और रूस तथा फ्रांस में इससे पूर्व जो सामाजिक परिवर्तन दिखाई दिए थे, उनसे भी भारतीय जनमानस आंदोलित था। वो समझ रहा था कि बिना विद्रोह के अंग्रेजों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इस संबंध में कई बार समाज के लोगों ने एकत्र होकर अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन किए, लेकिन उन जन आंदोलनों में भी सबका अपना अपना स्वार्थ था। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, इसलिए वो जन आंदोलन जो थे वो सक्रिय नहीं हो पाए, यानी विफल हो गए। फिर धीरे धीरे सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जन आंदोलन चलाए गए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह के कई आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए और उसमें लोगों को ऐसा लगा कि आशातीत सफलता हमें मिल सकती है। इसलिए 1920 और उसके बाद का जो कालखंड है वो गांधी युग के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। समय समय पर हमारे देश में ब्रिटिश नागरिकों के प्रति आंदोलन तो हुए, परंतु वो सफल ना हो सके। हाँ, ये बात जरूर थी कि जो पहले का ताना बाना था भारतीय समाज में, वो अंग्रेजों के आने के बाद से बिगड़ा। उसे बनाने का बहुत भरसक प्रयास भी किया गया, किंतु आज भी वो ताना बाना वैसे का वैसा बना है। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आपको इसके आगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में पढ़ाएंगे और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखी हैं, उनको सुनकर आप अवश्य समझ जाएंगे। धन्यवाद।